स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये बीआरटी कंपनी, और इसमें हमने एनपीवी कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं पहले रिक्वायरमेंट्स की तरफ। हमने सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है एनपीवी का। और रिक्वायरमेंट क्या कहती है? एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन ओनली लास्ट फॉर 4 years, calculate the NPV of investment in new product using nominal terms approach and advice on its financial acceptability, work to the nearest $1,000। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आपने एनपीवी निकालनी है, नॉमिनल मेथड, या जिसको आप मनी मेथड भी बोल सकते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने एनपीवी निकालनी है। यानी कि आपने जो कैश फ्लोज है उनको क्या करना है, इन्फ्लेट करना है, और बताना है कि यार क्या क्या ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है भी या नहीं है। ठीक है। तो 4 साल लाइफ है, तो मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ। नॉर्मल जो हमारा टेबल है, सबसे पहले यहाँ पर आएगा ईयर्स, 0, 1, 2, 3, 4। मुझे मिलियंस में सारा कुछ नजर आ रहा है वर्किंग, तो मैं यहाँ पर 000 लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। कंट्रोल C, कंट्रोल V। सबसे पहले यहाँ पर हमारी आती है हमेशा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और सवाल के डाटा में आपको सामने नजर आ रहा होगा कि आपको सेल्स दी हुई है, साथ वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है, साथ फिक्स्ड कॉस्ट भी दी हुई है। इन लोगों को आपस में सेल्स में से ये कॉस्ट माइनस करके हमारे पास आता है टैक्सेबल कैश फ्लोज। तो यहाँ पर लिखता हूँ टैक्सेबल कैश फ्लोज, और टैक्सेबल कैश फ्लोज पे आपको टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा टैक्स, आ जाएगा टैक्स। फिर उसके बाद WDA, टैक्स रिलीफ या टैक्स बेनिफिट, वो आपने यहाँ पर करना है। फिर आपके पास आ जाता है वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, तो मैं आप लिख देता हूँ वर्किंग कैपिटल। इन सब को एडजस्ट करके आपके पास आ जाता है नेट कैश फ्लोज। और फिर आपने डिस्काउंट फैक्टर को यूज करते हुए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लो। ये हमारा हो गया फॉर्मेट में जो चीजें आती हैं वो। अब स्टार्ट करता हूँ मैं रीड करना वन बाय वन, और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। BRT company has developed a new confectionery line that can be sold for 5 per box in current price terms। तो ये जो आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है प्रोडक्ट की, ये करंट प्राइस टर्म्स में दी हुई है। हमने नॉमिनल मेथड, मनी मेथड यूज करना है, जिसका मतलब है कि हमें इनको इन्फ्लेट करना है। And that is expected to be continue for 4 years. The finance director has proposed the investment that the new product should be evaluated over a 4 year time horizon, even though sales would continue after the fourth year on the grounds that cash flow after 4 years are too uncertain to be included in evaluation। ये इसका ताल्लुक जो उसने अनसर्टेनिटी और रिस्क का मेंशन किया हुआ जस्ट पार्ट 20 या थ्योरी पार्ट से है, तो आपने ज्यादा इसको इस बारे से परेशान नहीं होना। द वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट बोथ इन करंट प्राइस टर्म्स विल डिपेंड अपॉन सेल्स वॉल्यूम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वेरिएबल कॉस्ट और जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी सेल्स पे डिपेंड करती है। अगर आप गौर करें कि अगर आपने 1 मिलियन से कम बॉक्स बेचे तो वेरिएबल कॉस्ट 2.8 होगी। 1 से 1.9 मिलियन बेचे तो वेरिएबल कॉस्ट पर बॉक्स 3 है। 2 से 2.9 मिलियन बेचे वेरिएबल कॉस्ट पर बॉक्स फिर 3 होगी। 3 से 3.9 मिलियन यूनिट अगर किसी साल में बेचे तो तब उस साल की वेरिएबल कॉस्ट 3.05 होगी। और फिक्स कॉस्ट का भी ऐसा है कि 1 मिलियन से कम की सेल्स पे फिक्स कॉस्ट 1 मिलियन है। 1 से 1.9 मिलियन पे 1.8 मिलियन है आपकी फिक्स कॉस्ट। और फिर अगर 2 से 2.9 मिलियन है तो फिक्स कॉस्ट आपकी 2.1 मिलियन है। अगर आपकी सेल्स 3 से 3.9 मिलियन बॉक्सेस होंगी तो आपकी फिक्स कॉस्ट 4 मिलियन है, 3.8 मिलियन है, सॉरी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दी हुई है फिक्स कॉस्ट। तो ये आपकी सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट होगी। और सेल्स वॉल्यूम भी नीचे आपको बताया हुआ है। पहले साल का 0.7 मिलियन है, दूसरे साल का 1.6 है, तीसरे का 2.1 है, और चौथे का 3 मिलियन है। उसके नीचे फिर एक और चीज मेंशन की हुई है। द प्रोडक्शन इक्विपमेंट फॉर न्यू कन्फेक्शनरी लाइन वुड कॉस्ट 2 मिलियन। यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट की, इस कन्फेक्शनरी लाइन पे, वो 2 मिलियन की है, जिसका मतलब है 2000। तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शो कर दूंगा ईयर जीरो में 2000 की। ठीक है, मैं मिलियन लिखा हुआ है तो क्योंकि मैं ट्रिपल जीरो में वर्किंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब है 2000। एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 750,000 वुड बी रिक्वायर्ड इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आपको 750 लगाना है, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बाकी हम वर्किंग करेंगे जिसमें वो इंक्रीमेंटल हमने कैलकुलेट करना है।
फिर उसने बताया हुआ है टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन जो आपने निकालनी है वो 25% रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से है। प्रॉफिट टैक्स ऑफ 30%, इक्विपमेंट प्रॉफिट टैक्स ऑफ 30% पर ईयर विल बी पेबल 1 ईयर इन एरियस। जो टैक्स है वो आपका 30% है और आप एरियस में पे कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईयर 1 का टैक्स है वो आपने ईयर 2 में पे करना है, ईयर 2 का आपने ईयर 3 में पे करना है, ईयर 3 का आपने ईयर 4 में, और ईयर 4 का आपने ईयर 5 में। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर एक और ईयर डालना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ और ये मैं ट्रिपल जीरोस भी यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द एवरेज जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 3% पर ईयर। हर चीज को 3% से इन्फ्लेट भी करना है। उसने बताया हुआ सेलिंग प्राइस की भी यही इन्फ्लेशन रेट है, वेरिएबल कॉस्ट की भी यही है, और फिक्स कॉस्ट की भी यही है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल की भी इन्फ्लेशन यही होगी। बीआरटी कंपनी यूजेस नॉमिनल आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12%। तो आपको डिस्काउंट रेट भी 12% का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सेल्स पे। पहले साल की सेल्स आपको क्वेश्चन में कितनी नजर आ रही है? 0.7 7। 7 मिलियन, 7 मिलियन, यानी कि ये आपकी 700 हो जाएंगी, राइट। 0.7 मिलियन का मतलब है 700। और सेलिंग प्राइस क्या है पर बॉक्स? 2.8, नहीं सॉरी 5। 5 है, वो 5। वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपकी पर बॉक्स जो है वो 5 है, ठीक है। लेकिन सेलिंग प्राइस किस टर्म्स में है आपकी? करंट प्राइस टर्म्स में। और आपने इसको क्या करना है? इन्फ्लेट करना है। और इन्फ्लेशन रेट क्या है? 3% पर ईयर। इन्फ्लेशन रेट क्या है? 3% पर ईयर। अब जरा देखिएगा, सेल्स जो है आपकी, जो यूनिट्स हैं वो हैं 700। 0.7 मिलियन का मतलब है 700। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 5 है। लेकिन ये करंट प्राइस टर्म्स यानी कि आज की टर्म्स में है, तो एक साल बाद कितनी होगी? इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.03 के साथ। देखें ना, 1 प्लस आर, मैंने आपको बताया था आर 3% है, तो इसका मतलब है 1.03 पावर 1। यहाँ पर पावर डालने की मुझे जरूरत नहीं है। तो मेरे पहले साल की सेल्स 3605 होंगी। कोई भी क्वेश्चन है पूछ लें। नो सर, क्लियर। दूसरे साल की सेल्स कितनी उसने बताई हुई है आपको? फोरकास्ट है, सब कुछ करंट प्राइस टर्म्स में दिया हुआ है, 1.6 मिलियन, यानी कि 1600। अब मैं इसको इन्फ्लेट कैसे करूंगा देखिएगा। मल्टीप्लाई किया 5 से, और फिर मैंने क्या यहाँ पर क्या करूँ माहीन, 1.03 की पावर, 2। क्योंकि दूसरा साल है तो पावर 2 आएगा। सेल्स आपकी ये आ जाएंगी। इसी तरह मैं अगले साल की करूंगा, 2100 टाइम्स 5 टाइम्स 1.03 पावर 3। और लास्ट ईयर में मैं करूंगा 3000 टाइम्स 5 टाइम्स 1.03 की पावर 4। तो ये इन्फ्लेटेड फिगर्स मैंने कर दी शामिल। क्लियर? जी सर। आप आते हैं वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। वेरिएबल कॉस्ट जो है पहले साल की क्या होगी? आप बताएं। आप लोग बताएं क्या होगी पहले साल की, क्या होनी चाहिए? 2.80 पर बॉक्स। तो मल्टीप्लाई बाय 7,000, 2.80 मल्टीप्लाई बाय 7,000। यस, देखिए सबसे पहले तो 700। आप, उसने बताया हुआ है कि अगर सेल्स वॉल्यूम 1 मिलियन से कम है तो उस साल जो वेरिएबल कॉस्ट होगी पर बॉक्स कितनी होगी? 2.8 होगी। तो क्योंकि पहले साल सेल्स वॉल्यूम 0.7 मिलियन था, जो कि 1 मिलियन से कम है, तो वेरिएबल कॉस्ट पहले साल की क्या होगी? 2.8 होगी। बिल्कुल आपने ठीक बोला है। और अब हर चीज इन्फ्लेट हो रही है, तो इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट को भी हमें इन्फ्लेट करना पड़ेगा, राइट। जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिवन है तो सब कुछ बढ़ है, तो अगेन मैं वही काम करूंगा। ये जो मेरी सेल्स थी वो थी 700। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर बॉक्स 2.8 है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.03 के साथ, यानी कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इन्फ्लेट कर रहा हूँ। क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नो सर ये सर। कहाँ पे लिखा था कि ये जो है रियल मेथड की प्राइसेस हैं? ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, बोथ इन करंट प्राइस टर्म्स, सारा कुछ वो करंट तो प्राइस। इनका। ओके सर। अब अगले साल की वेरिएबल कॉस्ट आप लोग मुझे बताएंगे कैसे कैलकुलेट करनी है। सेल्स 1.6 मिलियन है, तो कैसे निकालो मैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 1.03 टू द पावर 2। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही आपने बोला है। जो सेल्स थी दूसरे साल की वो थी 1.6 मिलियन, 1600। और सेल्स अगर 1 से 1.9 मिलियन के बीच में है, तो फातिमा आपको नजर आ रहा है कि तब वेरिएबल कॉस्ट पर बॉक्स क्या होगी? 3 होगी। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और अब मैंने इसको क्या करना है? इन्फ्लेट करना है। तो 1.03 जो मेरा इन्फ्लेशन रेट है वो 3% है, पावर 2।
पावर टू क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ईयर टू की फिगर है। तो ये मेरे पास आ जाएगी इसकी ईयर टू की वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर। जी सर। फिर आते हैं ईयर थ्री पे। ईयर थ्री में आपकी सेल्स कितनी थी, 2.1 मिलियन, यानी कि 2100। और अगर 2 से 2.9 मिलियन सेल होता भी वेरिएबल कॉस्ट थ्री होती है, तो मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर मैंने इसको इन्फ्लेट करना है 1.03 की पावर थ्री। 1.03 का मतलब ये है कि मैं 3% से इसको इन्फ्लेट कर रहा हूँ। आसान तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। ये मेरे पास आ गया। इसी तरह मैं आखिरी साल की करूंगा, 3000। और आखिरी साल की मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 3.05, क्योंकि अगर सेल्स वॉल्यूम 3 से 3.9 मिलियन के बीच में, तो वेरिएबल कॉस्ट पर बॉक्स 3.05 है। तो इसलिए मैं 3.05 से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर मैं इसको कर दूंगा इन्फ्लेट 1.03 की पावर फोर। तो ये मेरे पास आखिरी साल की फिगर आ गई। क्लियर। जी सर। जी अब आती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 1 मिलियन थी, और इस पे मैंने लगाना है इन्फ्लेशन। सब चीज इन्फ्लेट हो रही है, ठीक है, जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिवन है। तो 1.03 की पावर वन है, तो ना भी लगाएं तो एक ही बात है। अगले साल फिर मेरी सेल्स वॉल्यूम था 1.6 मिलियन, यानी कि फिर फिक्स कॉस्ट मेरी क्या होगी, 1.8 मिलियन। अगर सेल्स वॉल्यूम 1 से 1.9 मिलियन के बीच में है, तो फिक्स कॉस्ट 1.8 मिलियन होती है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1800। और इसको मैं क्या कर दूंगा, इन्फ्लेट कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूँ इन्फ्लेट करने के लिए। 1.0। 1.03 की पावर टू। यस, पावर। अगले साल की बता दें आप लोग क्या होगी फिक्स कॉस्ट। 2800 multiplied by 1.03 to the power 3। 2800 मल्टीप्लाई बाय 1.03 पावर थ्री। और लास्ट ईयर की होगी 3800 इज इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई बाय 1.03 की पावर। फोर। क्लियर हो गया ये भी। जी जी सर। सर। अब आते हैं हमारे टैक्सेबल कैश फ्लोज, वो निकाल लेते हैं। तो टैक्सेबल कैश फ्लोज कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। यही आप कंट्रोल सी, और फॉर्मूले को यहाँ पर क्या कर दें, कॉपी कर दें, आपके पास आ जाएगा कंट्रोल वी। बस वही कॉपी पेस्ट कर दिया। इस पे आपने करना है टैक्स चार्ज, और टैक्स रेट नीचे उसने हमें बताया हुआ है कितना है, 30%। ठीक है, जो नीचे पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है 30% पर ईयर। अच्छा, अब टैक्स पेमेंट इन एरियर्स है। अब ये बड़े मजे का हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया। इसका मतलब ये है कि जो पहले साल का टैक्स है वो कब हम पे करेंगे, ईयर टू में पे करेंगे। दूसरे। अब तो आपने देखे मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू ईयर टू में मैंने डाला, और ईयर वन का जो टैक्स बनता है, यानी कि जो भी टैक्सेबल कैश फ्लो है उसका 30%, वो मैंने कहाँ पर शो कर दिया, ईयर टू में शो कर दिया। टैक्स पिछले साल का है, लेकिन क्योंकि आप पेमेंट इन एरियर्स कर रहे हो, तो मैंने उसको अगले साल में शो कर दिया। समझ आई मेरी बात की। जी सर। यस। इसी तरह अब ईयर टू का जो टैक्स है, मैं देखें ईयर टू की फिगर निकाल के कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं डाल रखा हूँ ईयर थ्री में, क्योंकि टैक्स की पेमेंट इन एरियर्स है। ये मेरी बात समझ आ गई है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं नहीं सर। सर। इसी तरह मैं अगले साल की करूंगा, और इसी तरह मैं फाइनल ईयर की करूंगा। इज इक्वल टू ईयर फोर का जो टैक्स है वो आप पे करोगे ईयर फाइव में। ये मैंने टैक्स की सारी फिगर्स यहाँ पर वर्कआउट कर ली। अब निकालना है मैंने डब्ल्यू टी ए टैक्स बेनिफिट, तो उसके लिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक वर्किंग वर्किंग नंबर वन। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन लिख लेता हूँ, या जो भी आपने लिखना है, डब्ल्यू डी अलाउंस लिखना है वो लिखना है, रिटर्न डाउन अलाउंस। कल हमने डिस्कस किया था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। और फॉर्मेट में तीन चीज आती थी, ईयर्स, डब्ल्यू डी ए, और टैक्स सेविंग्स। 4 साल का प्रोजेक्ट है, तो ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर। आखिरी साल में आपका बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज होगा, तो मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ, जो भी हुआ बैलेंसिंग अलाउंस लिख देता हूँ, एज्यूमिंग के शायद बैलेंसिंग अलाउंस ही हो। चलिए अब इसको हम करते हैं वर्कआउट। अच्छा, यहाँ पे देख लें क्या लिखा हुआ है, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस लिखा हुआ है। और जो मशीन है, जो इक्विपमेंट है, वो आपने 2 मिलियन का लिया था। तो डब्ल्यू डी ए पहले साल का क्या होगा, 1000। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मैं ये मिलियन लिखा हुआ है, मैं ट्रिपल जीरो में वर्किंग कर रहा हूँ, तो जरूरी है कि आप ट्रिपल जीरो डाल दें।
डेप्रिसिएशन हम सिंपल निकाल रहे हैं, जिस तरह एक नॉर्मल हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की निकालते हैं। एसेट की जो कॉस्ट है, जो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो 2000 है, और 25% रिड्यूसिंग बैलेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 25% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। टैक्स सेविंग क्या होगी, इसी को मल्टीप्लाई कर देना है मैंने टैक्स रेट के साथ, जो कि 30% है। क्लियर। जी सर। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ किसके साथ, 75 के साथ, याद है शॉर्टकट। जी सर। और फिर दोबारा मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 75 के साथ। लेकिन आखिर में मैं नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने आखिर में बैलेंसिंग अलाउंस या चार्ज निकालना है। तो टैक्स सेविंग्स के लिए भी मैं सेम ये काम कर सकता हूँ। इसको मैं 75 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप बेशक इस 375 को 30% से करें, तब भी यही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया था। और ये भी इसको मैं से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब हम निकाल लेते हैं बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज। तो बैलेंसिंग अलाउंस या चार्ज हम कैसे निकालते थे, इन्वेस्टमेंट नेट ऑफ ऑलरेडी क्लेम WDA। इन्वेस्टमेंट है 2000 की, और इसमें जो ऑलरेडी आप WDA क्लेम कर चुके हैं, जो कि ये 3 है, ऑलरेडी आप कर चुके हैं, इसको आपने कर देना है माइनस। इसको आपने कर देना है माइनस। तो ये आपके पास आ गया 843.75। क्या कोई इस क्वेश्चन में आपको स्क्रैप वैल्यू नजर आ रही है, कि मशीन को आप स्क्रैप करेंगे। मुझे तो नजर नहीं आई, मैंने पूरा नहीं सवाल सर। रीड किया, तो इसका मतलब है कि यही आपका बैलेंसिंग अलाउंस होगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे 843.75, और इसी पे 30% आपकी टैक्स सेविंग्स हो जाएगी। अब आपने वर्कआउट कर लिए ये चीजें, तो अब इनको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, WD टैक्स बेनिफिट। अच्छा, अब ये मैंने वर्किंग इस तरह सर की एक है। सवाल है। जी। सर अभी बैलेंसिंग अलाउंस है तो 30% का, फिर हमने टैक्स सेविंग निकाली, अगर बैलेंसिंग चार्ज आता टैक्स तो भी पेबल होता 30। वो। हाँ, 30% से मल्टीप्लाई करते हैं, मगर वो टैक्स पेबल होता। सही। अब हम इसको पुट कर देते हैं। अब देखें, क्योंकि टैक्स की पेमेंट इन एरियर्स है, तो जो टैक्स रिलीफ है उसके, वो भी उसके अकॉर्डिंगली होगा। यानी कि ईयर 2 में ईयर 1 का रिलीफ आपने डालना है, ईयर 3 में आपने ईयर 2 का रिलीफ डालना है, इसमें फिर आपने ईयर 4 में ईयर 3 का रिलीफ डालना है, और लास्ट ईयर में आपने ईयर 4 का रिलीफ डालना है, 2531.25। तो जस्ट मैंने वहां पर लिंक कर दी है चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर टैक्स माइनस हो रहा है, और WDA टैक्स बेनिफिट आपने ऐड करना है। तो ये चीजें आपने ख्याल रखना है जब आप नेट कैश फ्लो निकाल रहे होंगे उस वक्त करते हुए। अब मैंने सारा कुछ ये कर दिया, मैं नेट कैश फ्लो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं। नेट कैश फ्लो करने के लिए आसान तरीका है कि मैं सम का फॉर्मूला यूज करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है उसको हमने नेट ऑफ करना होता है। और इसको मैं कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ, कंट्रोल V। ये मेरे पास फिगर्स आ गई हैं सारी। और इसमें फिर नहीं नहीं, बल्कि कंट्रोल C में कंट्रोल V नहीं कर सकता, उसकी एक रीजन है। उसकी एक रीजन है, मैं नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ। 30% ऐड होगा, फिर दूसरा वाला माइनस हाँ, होगा। एक चीज ऐड हो रही है, एक माइनस हो रही है। अब वो भी मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी बताऊंगा। तो इसमें आप एक काम करें कि आप मैनुअली जो है ना वो खुद करते जाएं। तो ये तो नेगेटिव फ्लोज ही आएंगे। अब यहाँ पर टैक्सेबल कैश फ्लोज यही वाले आ जाएंगे। यहाँ पर टैक्सेबल कैश फ्लो है, उसमें से टैक्स माइनस होगा, और WDA टैक्स बेनिफिट ऐड होगा। इसको माइनस, इसको ऐड करना है, इज इक्वल टू ये हो गया। इसको आपने माइनस कर दिया, इसको आपने ऐड करना है। सिमिलरली टैक्सेबल कैश फ्लोज में से टैक्स माइनस होगा, और ये आपने ऐड करना है रिलीफ, और फाइनली टैक्स माइनस होना है, और जो रिलीफ है वो आपने ऐड करना है। ठीक है, तो ये 439.063 आ गया। अब फिगर्स जो है वो ठीक है। उसमें फिर ये था ना कि क्योंकि मैंने अभी माइनस वाला काम नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज जितनी भी मैंने वर्किंग्स यहाँ पर की है, मैं यहाँ पर अगर शुरू में माइनस लगा देता, कॉस्ट की वर्किंग्स है ना, तो फिर आप सम वाले फॉर्मूले के थ्रू कर सकते थे। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आई होप आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, जो कॉस्ट है उसके साथ माइनस लगा दें, जो आउटफ्लो है, और जो इनफ्लो है वो पॉजिटिव में रहने दें, फिर जस्ट आप सम का वो यूज कर सकते हैं। अभी मैंने ये नहीं किया था कि वो थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन लॉजिक आपको समझ आ गई है ना, जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। जी सर। जी सर। सही है। अब डिस्काउंट रेट जो है हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट फैक्टर, या डिस्काउंट एट 12% लिख देता हूँ। ये 0 का तो हमेशा 1 होता है, 12% पे मैं जरा टेबल पे जाता हूँ, देखता हूँ क्या है।
12% पे, तो ये मुझे नजर आ रहा है 12% वाली फिगर्स 0.893। ओहो, एक चीज तो हमने की ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी तो करना है। चले, मैं अब ये डिस्काउंट रेट खोल दिया टेबल तो मैं डाल देता हूँ, फिर वर्किंग कैपिटल करते हैं। 0.893, 0.797, 0.712, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.636, 0.636, और फाइनल आ जाएगा 0.567। तो ये आ गया आपका, बिकॉज अब ये दोबारा मैं रीअरेंज करनी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल वाली एडजस्टमेंट की ही नहीं है। चलें वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वर्किंग नंबर 2 यहीं पर इसके साइड पे कर लेता हूँ। वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल में दो ही चीज़ें आपने लिखनी है, अभी हमने दो सवाल भी किए हैं। एक है वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ईच ईयर, और दूसरा है इंक्रीमेंटल वन। 4 साल है ना, 3 4 ट्रिपल जीरोस लिख लेता हूँ, वर्किंग हम ट्रिपल जीरोस में कर रहे हैं तो इसको लिख लेता हूँ Ctrl+C, Ctrl+V। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ईच ईयर, और यहाँ पर नीचे इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल। पहले साल का तो उसने बताया हुआ है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 750,000 वुड बी नीडेड फॉर वर्किंग कैपिटल। सही है, तो इसका मतलब ये है कि वर्किंग कैपिटल की जो आपकी फर्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट है वो है 750 है। ठीक है, ये उसने बताया हुआ है, ये यहाँ पर आप देख भी लें। अब देखें, इस सवाल में उसने क्या मेंशन किया हुआ है कि वर्किंग कैपिटल सेल्स का इतने परसेंट है, नहीं किया हुआ। जस्ट उसने आपको ये बताया हुआ है कि वर्किंग कैपिटल आपका क्या है, 750,000 है। ठीक है, और इन्फ्लेशन दी हुई है। जब जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिवन हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि वर्किंग कैपिटल को भी आपने क्या करना होता है, इन्फ्लेट करना होता है। यहाँ पर उसने लिखा हुआ भी है, आखिरी लाइन है, आप दोनों का गौर से पढ़ें कि सारी चीजें जो हैं ये इन्फ्लेट हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमें भी इनको क्या करना है, इन्फ्लेट करना है। तो पहले साल की अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 750 थी और इन्फ्लेशन रेट 3% है, तो अगले साल का क्या होगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, इसको 1.03 से 0.3 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे अगले साल की क्या होगी, 750 को 1.03 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह 750 को 1.03 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और फाइनली इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 750 को 1.03 की पावर 4 से। ये जो काम मैंने किया आप लोगों को समझ आया है? जी सर। सर पिछले एग्जाम्पल्स में हमने तो 750 मल्टीप्लाई बाय 103%, एक ही चीज है ना ये? हाँ, बल्कि ठीक है वन यहाँ प्लस पर। आर एन कर रहे हैं ना? हाँ, वही वही इन्फ्लेशन कर रहे हैं, ये आखिरी साल में नहीं आएगा, मैंने गलती से लिख दिया आखिरी साल में, क्योंकि वो ईयर 4 वाला ही दोबारा मिल जाएगा तो वो डालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें उसकी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब हमने इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल की फिगर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसमें अब ठीक है, इनको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इनको मैं नेगेटिव में शो कर देता हूँ, ताकि मेरे पास फिगर्स जो है ना उसके अकॉर्डिंगली आए। अच्छा सर, अभी जैसे आपने कहा कि अगर हमारे पास जनरल रेट गिवन होगा तो हम लोग वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लेट करेंगे, यस, लेकिन इन्फ्लेशन अगर गिवन होगी तो नहीं, करेंगे। अगर अगर नहीं है जनरल, इन्फ्लेशन तो फिर करने की जरूरत नहीं है। नहीं अगर जनरल रेट गिवन ना हुआ या होगा हर कंडीशन पर वो। अगर इन्फ्लेशन गिवन है तो फिर आपने इन्फ्लेट करना है वर्किंग कैपिटल को, अगर नहीं गिवन तो नहीं करना। सही नहीं सर, अभी जो आपने जनरल रेट वाली बात की देखें, थी ना वही वो मैं जनरल तो। रेट की बात कर रहा हूँ कि जब वर्किंग कैपिटल की इन्फ्लेशन का रेट सवाल में अगर आपको गिवन है तो आपने हम्म, उसको इन्फ्लेट करना है, अगर नहीं गिवन रेट तो इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है वर्किंग कैपिटल को। सही सही ठीक है। अब ईयर 0 का 750 आपको ईयर 1 में रिकवर हो जाएगा, राइट? तो यहाँ मैं यहाँ पर 750 लिख देता हूँ। तो जो इंक्रीमेंटल होगा वो कितना होगा, इन दोनों का नेट ऑफ।
ठीक है, -22.5। पहले साल का तो 750 होगा। देखिए मैंने ऊपर वाली फिगर्स को इसलिए महीन लिखा है नेगेटिव, ताकि जो मेरे पास नीचे आंसर आए ना नेगेटिव वाला, वो मैं डायरेक्टली उधर लिंक कर सकूं, साइन चेंज ना मुझे करना पड़े, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर माइनस कर दिया, वरना अगर आप ऊपर वाले को लेट से पॉजिटिव करते, नीचे वाले को माइनस करते, तो इंक्रीमेंटल को एट द एंड ऑफ द डे तो आपने माइनस ही करना है ना। जब मैंने आपको एग्जांपल भी कराई है उसमें मैंने ब्रैकेट लिखा हुआ था, जिसका मतलब है वो कैश आउटफ्लो है। तो जस्ट ताकि यहाँ में लिंक करने में आसानी हो, तो मैंने ऊपर वालों को नेगेटिव कर दिया। अब ईयर 2 में आपको जो है ये वापस मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पर के कर दें, इन दोनों का जो है वो बैलेंस आप ले लें। फिर आपको यहाँ पर ये वापस मिल जाएगा। इन दोनों का जो है वो आप नेट ऑफ कर लें। और आखिरी साल में आपको जो है ये वापस मिल जाना है। आप इसको जो है यहाँ पर कर दें, डाल दें। ये वर्किंग समझ आ गई आप लोगों को? नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जो भी हमने किया वही बस किया। लास्ट ईयर में जो है सारा कुछ हमें रिकवर हो गया, तो अब मैं इसको यहाँ पर जस्ट लिंक कर देता हूँ। सर अभी आपने जो जनरल वो इन्फ्लेशन रेट वाली बात फातिमा ने पूछी थी, वो रिपीट कर सकते हैं? मेरा नेट चला गया था कि वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लेट करना होगा, अगर नहीं हो तो। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिवन है तो वर्किंग कैपिटल भी इन्फ्लेट होगा, वो पूछी थी। अगर नहीं गिवन तो, अगर नहीं गिवन तो फिर जाहिर सी बात है रेट ही नहीं है, आप इन्फ्लेट कहाँ से करेंगे। सही। आखिरी साल में प्रोजेक्ट के आपको सारा कुछ वापस मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फिगर्स लिंक कर दी हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि चलें ये माइनस प्लस वाला चक्कर ही खत्म कर देता हूँ इसको, ताकि ये आसान हो जाए करना। जैसे आप ये करें, जो कैश के आपके आउटफ्लोज हैं हम उनको नेगेटिव ही कर देते हैं। मैं आप डाल देता हूँ, एक मिनट। जितने भी कैश आउटफ्लोज हैं मैं उनको खुद ही मैनुअली जो है यहाँ पर नेगेटिव कर रहा हूँ। जैसे टैक्स पेबल कैश आउटफ्लो है, आप टैक्स पे कर रहे हो। और जो कैश इनफ्लोज हैं उनको पॉजिटिव रहने देता हूँ, और ऊपर भी मैं यही काम करने वाला हूँ। इस फिगर्स को मैं जो है अभी, बल्कि ये फिर मसला बन जाएगा। चलिए ऊपर वाले को अभी वक्ती तौर पर आप रहने दें। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। इज इक्वल टू सम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू, नेट कैश फ्लोज आ गया। अब इनको हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। और बस मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल वी। अब मैंने निकालनी है एनपीवी, तो एनपीवी की यहाँ पर हेडिंग दे दी। कैपिटल में मैं आप लिखूंगा एन, क्या क्या, एनपीवी मैंने आप लिख दिया कैपिटल में, कंट्रोल बी। और बस सम मैंने कर देना है, खुद बहुत ही नेगेटिव पॉजिटिव एडजस्ट हो जाएंगे। सब कुछ सम कर दिया। तो मेरे पास प्रोजेक्ट की एनपीवी आ रही है +1215। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट को चूज करना चाहिए, ठीक है। मुझे इस इन्वेस्टमेंट को चूज करना चाहिए क्योंकि ये मुझे फायदा दे रही है। हम ट्रिपल जीरोज में वर्किंग कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर होगा 1215 000, ठीक है। तो ये आपकी एनपीवी का आंसर है, और इसके साथ ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, ठीक है।